विशेष में आप लिख दीजिएगा कि इन पंक्तियों में विवाह के समय सरोज के सौंदर्य, लज्जा, संकोच आदि के हाव भाव को बताया गया है। अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मूर्ति ढीठी मतलब एक प्यासी मूर्ति, उसका मानवीकरण किया गया है। नत नयनों से आलोक उतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग। प्रसंग तो वही है, आप वही लिखिएगा, व्याख्या देख लीजिए। कवि अपनी पुत्री से कहता है कि मैंने अपनी रचनाओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था वही भाव तुम्हारे रूप में साकार हो उठा। जिस निराकार भाव श्रृंगार को उन्होंने व्यक्त किया था वो उसकी बेटी के रूप में साकार हो उठा है। ठीक है, रस कविता में उच्छ्वसित धार, आगे वो कहते हैं मेरी कविताओं में रस की जो निरंतर धारा बह रही थी और जिस प्रेम गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ में गाया था मिलकर, वह आज भी मेरे प्राणों की अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। तो मैंने अपनी पत्नी के साथ जो गीत गाया था वह आज भी मेरे मन में संचार हो रहा है। कैसे? अपनी बेटी को उस रूप में देख करके। भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आगे वो कहते हैं वह जो राग है वह मेरे और अपने मन में जो है एक साकार रूप प्रदान कर रहा है। तुम्हारे हृदय में वह सब साकार रूप में प्रकट हो गया। अब मैं उस गीत को तुम्हारे हृदय में देख पा रहा हूँ जो मैंने अपनी पत्नी के साथ गाया था। ठीक है, राग रंग की वही कल्पनाएं, वही अनुपम सौंदर्य तुम्हारे रति के समान सुंदर रूप में साकार हो उठी है। रति कामदेव की पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, तो कह रहे हैं कि उसकी तरह तुम्हारे सुंदरता में वो साकार हो उठी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी वो श्रृंगारिक कल्पनाएं आकाश से उतरकर पृथ्वी पे आ गई। तो जिस प्रकार की कल्पनाएं मैंने की थी वो सारी कल्पनाएं आज उस तरह से मेरी बेटी के रूप में उतर कर आ गई है। शादी के समय उसकी बेटी इतनी सुंदर लग रही थी, तो वह देख करके बोल रहे हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवस जाग। मतलब अब विवाह संपन्न हो गया है लेकिन कोई भी रिश्तेदार, आत्मीय स्वजन रिश्तेदार नहीं आए हैं, कोई नहीं था, मैंने किसी को आमंत्रण नहीं दिया था, नहीं भेजा गया था कोई आमंत्रण, ना कोई विवाह राग यानी कि शादी के गीत गाए थे। भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, रात दिन जो घर में विवाह राग बजता है वो नहीं बज रहा था। बिल्कुल प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतर, बिल्कुल एक मौन, बिल्कुल मौन धरा हुआ संगीत जो है वो मेरे घर को भर रहा था, है ना। बस एक प्रिय, यहाँ से शुरू करती हूँ। तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया, इस विवाह में कोई भी आत्मीय स्वजन रिश्तेदार नहीं आया, मैंने स्वयं किसी को नहीं बुलाया था। विवाह के राग रंग मेरे घर में रात दिन नहीं हुए थे, अर्थात मेरे घर किसी भी प्रकार की चहल पहल नहीं थी। बस एक प्रिय संगीत भरा मौन नवजीवन के स्वर पर उतर आया था। मतलब बिल्कुल मौन, चुप धारण किया हुआ एक नया जीवन इस घर में उतर आया था कि तुम्हारा नया जीवन बसने वाला है। बिना किसी मुखर संगीत के चुपचाप तुम्हारा प्रेम भरा नया जीवन शुरू हो गया। मतलब बिना चुपचाप, बिना कोई आवाज़ के, गीत के, गाने के अब तुम्हारा नया जीवन जो है वह शुरू हो चुका था। इन पंक्ति की कविताओं में श्रृंगार का मूर्तिमान रूप बताकर सरोज के सौंदर्य की विशिष्टता का बोध कराया गया, क्योंकि सरोज बहुत सुंदर लग रही थी अपनी शादी में, वो बताया गया। राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है और शब्द की योजना सराहनीय है। ठीक है, तो बेटी की शादी में माँ को याद करते हुए और बेटी की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए सरोज स्मृति की शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक शादी ऐसी थी जो पिता ने अपनी बेटी की कराई थी और अपनी बेटी की शादी में वो अपनी बेटी को देखते हुए अपनी पत्नी को याद करते हैं, अपनी पत्नी के साथ गाए हुए जीवन के और यौवन के वो गीत याद करते हैं। आज अपनी बेटी को देखकर वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगते हैं और इसके बाद यहाँ पे बेटी का ब्याह, शादी हो जाती है बिना किसी को बुलाए हुए। ठीक है, तो यहाँ तक आज मैंने आपको काव्य करा दिया। अगला हिस्सा मैं आपको कल कराऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी कविता आपको नहीं दी गई है, छोटी सी कविता है। धन्यवाद।